हेलो एवरीवन। आज है लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ऑफ क्लास 11th। अभी तक हमने सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ा था। स्टार्टिंग में हमने सेल उसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में पढ़ा था और सेल मेम्ब्रेन तक हमने कंप्लीट किया था। एक ओवरव्यू लिया था हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल का। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जो भी ऑर्गेनेलीज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आती हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे सेल वॉल से। सेल वॉल जो होती है ये प्रेजेंट होती है आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। CM का मतलब अब यही समझना, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। इट इज़ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो हमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलता है। ओके, कौन से ऑर्गेनिजम्स में हमें ये बहुत आराम से मिल जाता है, वो है फंजाई एंड प्लांट्स। फंजाई और प्लांट्स में हमें सेल वॉल मिल जाती है। उसके अलावा जो मोनरा किंगडम है, जो मतलब बैक्टीरिया है जिसका सोल मेंबर, उसमें हमें सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, सेल वॉल किसकी बनी होती है ये देख लेते हैं। मोनरा किंगडम में बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो मेनली जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो यूजुअली होता है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, कह सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में फ्यू ऑर्गेनिजम्स के पास हमें सेल वॉल देखने को मिल सकती है, जैसे कि डायटम्स होता है और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स, ये प्रोटिस्टा के फ्यू ऑर्गेनिजम्स हैं। कंप्लीट प्रोटिस्टा में हमें सेल वॉल नहीं मिलती देखने को, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमें सेल वॉल देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो फंजाई है, फंजाई में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सेल वॉल का वो है काइटिन उसमें प्रेजेंट होता है। एल्गी का अगर हम देखें तो एल्गी में मेनली जो प्रेजेंट होता है, मेनली सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमें मिल जाता है गैलेक्टन्स, मैनन्स प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मेनली स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ओके, जो एल्गी है उसमें मेनली सेलुलोज होता है। उसके अलावा हमें गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाते हैं। जो प्लांट्स का जो सेल वॉल है उसमें अगेन मेनली हमें क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, सेल्यूलोज प्लस उसके अलावा हमें क्या मिल जाता है, हेमी सेल्यूलोज पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स अभी कैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ इस तरह से जो है सेल्यूलोज प्रेजेंट है, इस तरह से सेल्यूलोज प्रेजेंट है और ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं। किस चीज़ से जुड़े हैं, ये होते हैं पेक्टिन। इन पेक्टिन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेमी सेल्यूलोज। ओके, और इसके बीच में इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स। इस तरह से सेल वॉल का ऐसे कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा। सभी में, मोनरा में मेनली इट इज़ पेप्टिडोग्लाइकन, जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होते हैं। प्रोटिस्टा में फ्यू ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। फंजाई में काइटिन की बनी होती है। एल्गी में मेनली सेलुलोज होता है। गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर स्टिफनेस। उसके अलावा प्लांट्स में अगेन मेनली इट इज़ सेलुलोज। उसके अलावा हमें हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स मिल जाते हैं। जो सेल वॉल होता है वो अब बनता कैसे है, देखो कोई भी यंग प्लांट है
उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल तो होगी ही। अभी मैं जो लेयर्स हैं सेल की उनको अलग अलग दिखाती हूँ, अदरवाइज दे आर प्रेजेंट वेरी टाइटली, एक दूसरे के साथ अटैच्ड प्रेजेंट होती हैं। तो ये मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि हमने यंग प्लांट की अभी बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाली है प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करता है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो चेंज होती है सेकेंडरी सेल वॉल में। कैसे? ये प्राइमरी सेल वॉल अंदर की तरफ डिपोजिशन करती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। ये अंदर की तरफ डिपोजिशन करती है, खुद यूटिलाइज होती जाती है, और मैच्योर प्लांट में प्राइमरी सेल वॉल एक तरह से डिमिनिश कर जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिमिनिश कर जाती है, ख़त्म कर जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेता है? सेकेंडरी सेल वॉल। उसकी जगह कौन लेता है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल बाहर डिपोजिशन नहीं होती कोई, प्राइमरी सेल वॉल अंदर को डिपोजिशन करती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर है ये, सेल मेम्ब्रेन के तो बाहर ही है ये सेकेंडरी सेल वॉल। इस तरह से जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, मैच्योर होता है, ये ग्रोथ होती जाती, ये डिपोजिशन होती जाती है, और उसको सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो इलास्टिक होती है, वो ग्रोथ शो करती है, शोज़ ग्रोथ। और प्राइमरी सेल वॉल को, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसको बनाता कौन है? प्राइमरी सेल वॉल को सेल बनाता है, सेल फॉर्म्स प्राइमरी सेल वॉल। ऑब्वियसली जब सेल बन रहा था तब तो सेल ने ही डिपोजिशन करवा कर प्राइमरी सेल वॉल बनाई होगी ना। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कैसा होता है? इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब दो टर्म्स इसकी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि सेल रिलीज़ करता है कुछ केमिकल्स, टू फॉर्म प्राइमरी सेल वॉल। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरसेप्शन। और जो प्राइमरी सेल वॉल टू फॉर्म प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, प्राइमरी सेल वॉल बनाने, जब स्टार्टिंग में सेल अभी बन रहा है, वो प्राइमरी सेल वॉल भी अपनी बना रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरसेप्शन। वहीं जब प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म्स सेकेंडरी सेल वॉल, वो जो डेपोजिशन की प्रोसेस से सेकेंडरी सेल वॉल बना रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रीशन। और इस प्रोसेस में प्राइमरी सेल वॉल खुद भी यूटिलाइज होता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमें यहीं लिख लेते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमें कहाँ मिल जाती है? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें मिल जाती है। जैसे हमें फाइबर्स में मिल जाएगी, वेसल्स में मिल जाएगी, ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। ट्रैकीड्स मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं ये ट्रैकीड्स। फिर कुछ सेल जैसे कॉलन कायमा, जिनका मैकेनिकल सपोर्ट में काम होता है, कॉलन कायमा। और क्या है? स्क्लेरन कायमा। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो हमें इन सेल्स के अंदर मिल जाएगी। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो हमें कहाँ मिलेगी? फाउंड इन ऑब्वियसली यंग प्लांट में मेनली स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? जैसे कि मेरिस्टेमेटिक हो गया, जो बहुत जिनका काम है ग्रोथ करवाना, कंटिन्यूस डिवीजन करना, उसके लिए हमें सेकेंडरी सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल तक ही सेल को अगेन डिवीजन करनी पड़ जाती है, इसलिए उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक हो गए या पैरेन्काइमा सेल्स हो गए, इनमें हमें प्राइमरी सेल वॉल मिलती है, पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, सेल वॉल का रोल क्या होता है? रोल ऑफ सेल वॉल, एक तो ये शेप प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
प्रोटेक्शन फ्रॉम अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, या इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेल वॉल जो है, एक तो वो जो सेल है उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो मटेरियल सेल को नहीं चाहिए या जो मटेरियल सेल के लिए हार्मफुल है, जैसे इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। और एक इम्पॉर्टेंट काम ये करती है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक मतलब पानी जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर कर जाता है ऑस्मोसिस की वजह से, तो वो सेल बर्स्ट होने की कंडीशन पे आ जाता है। उससे भी, उस बर्स्ट होने से भी सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करता है कि वो बर्स्ट ना हो जाए। जो एक हमारे पास मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला तभी प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ओके, ये इनकी सेल वॉल है। मिडल लैमेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इन दोनों के बीच में, एक ऐसी लेयर है जो इन दोनों के बीच में बनती है। दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला की लेयर बनेगी, आउटर टू सेल वॉल, इसके भी आउटर टू सेल वॉल, इन दोनों के बीच में। फ्री सरफेस पर जो है वो मिडल लैमेला एब्सेंट होती है, वो हमेशा कांटेक्ट में जो सरफेस है उसी पर हमें मिडल लैमेला प्रेजेंट मिलेगी। अब मिडल लैमेला जो है वो दो सब्सटेंसेस को कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ये दो सेल्स को साथ रखने का काम करती है, ओके। और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में फॉर्म होती है, फॉर्म्स बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी सेल है उसकी अगर ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यहीं पर तो सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। ये तो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, तो ये अगर सेकेंडरी सेल वॉल है तो बाहर तो हमेशा प्राइमरी सेल वॉल ही रहेगी, तो दूसरे सेल के साथ भी तो ऐसा ही होगा, सबसे बाहर वाली लेयर प्राइमरी सेल ही होगी। इसीलिए ये हमेशा प्राइमरी सेल वॉल के बीच में ये मिडल लैमेला की लेयर फॉर्म होती है, ये फ्री सरफेस पर नहीं होती। ये यूजुअली किसकी कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, किसकी बनी होती है, ये किस मटेरियल की बनी होती है, इसमें यूजुअली प्रेजेंट होता है कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, ये दो सेल्स को साथ रखने का काम करती है। इसका एक ये है कि इसकी वजह से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस फॉर्म होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। अब प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस क्या होते हैं, दो सेल्स के बीच में जब मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है कि इस सेल को कोई मटेरियल चाहिए या इससे फिर आगे किसी सेल को मटेरियल कोई पास ऑन करना है या इनको आपस में कोई मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो ये जो मिडल लैमेला है, मिडल लैमेला और जो सेल वॉल है, इसके बीच में एक टनल लाइक चीज़ बनती है। जैसे माउंटेन्स के अंदर से जब ट्रेन्स को पास करना होता है तो एक टनल बनाई जाती है, वैसे ही एक टनल कह लो, एक कनेक्शन कह लो, एक पाथवे कह लो, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, जिससे साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स गेट कनेक्टेड। इस प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन किसके बीच में होता है, बिटवीन इट passes through middle lamella and cell wall।
मिडल लैमेला और सेल वॉल के बीच से जो पास करता है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और इससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मटेरियल पास ऑन किया जा सकता है। उसके अलावा अब हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज़ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके मेम्ब्रेन हैं, वो वाली ऑर्गेनेलीज जिनके पास मेम्ब्रेन है, उनके कुछ फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं कि एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है। इसने जब अपना फंक्शन कंप्लीट किया फिर वो तीसरे का फंक्शन आ जाता है। इस तरह से कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनका फंक्शन जो है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज कुछ ऐसी हैं जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अब इसके अंडर क्या क्या कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इसके अंदर क्या आती है? 4। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सब के पास क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है जिनके फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। ये जो फंक्शन अपना कंप्लीट करेगा उसके बाद इसका फंक्शन शुरू होता है, उसके बाद इसका शुरू होता है, उसके बाद इसका शुरू होता है। इस तरह से या किसी और तरह से इनके फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब हम एक एक करके धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। जो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इट वाज विजिबल ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है जो डिटेल स्ट्रक्चर हमें सेल का बता पाया था। उसकी डिस्कवरी के बाद ही ये सारे जो फंक्शंस हैं, सेल का कॉम्पोजिशन है, वो सारा हम पढ़ पाए हैं। अब इन ऑर्गेनेलीज के अलावा जैसे अगर हम बाकी ऑर्गेनेलीज की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीसोम है, ये भी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास मेम्ब्रेन है। इनके पास मेम्ब्रेन है लेकिन फिर भी ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते क्योंकि इनके आपसी फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मेम्ब्रेन है लेकिन ये कोई भी काम करे वो क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड नहीं करता, या क्लोरोप्लास्ट कोई भी काम करे वो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, जिस एक का फंक्शन दूसरे पे डिपेंड करता है। सभी ऑर्गेनेलीज को डिटेल में बताने से पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि ये सारी जो ऑर्गेनेलीज है इनका एक्चुअली फंक्शन। हमारे पास मान लो ये कंप्लीट एक सेल है और यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे मैं NM से लिख रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से कनेक्टेड होगा इसके साथ। ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर कुछ हमें वेसिकल्स मिल जाते हैं। उन वेसिकल्स के बाद हमें गोल्जी बॉडी मिल जाते हैं। जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं, एक मिनट, इसके बाहर हमें मिल जाते हैं गोल्जी बॉडीज़ कुछ इस तरह से। और फिर आ जाते हैं हमारे पास लाइसोसोम्स या वैक्यूल्स। इस सिस्टम को कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये आ जाती हैं वेसिकल्स, ये आ जाते हैं गोल्जी बॉडी, ये कंप्लीट आ जाते हैं गोल्जी बॉडी, ये आ जाते हैं हमारे पास लाइसोसोम्स और ये आ जाता है वैक्यूल।
ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो भी मटेरियल या प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उन प्रोटीन्स को वेसिकल्स जो हैं वो कैरी करती हैं और फ्यूज़ कर जाती हैं गोल्जी बॉडी के साथ। गोल्जी बॉडी में उनकी पैकिंग होती है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको रिलीज़ आउट किया जाता है इन लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स में अब वो या तो डाइजेस्ट हो सकती हैं या फिर उन मटेरियल्स को बाहर भी भेजा जा सकता है वेसिकल्स में ही डालकर। कुछ मटेरियल्स को अगर सेल से बाहर जाना है तो वो वहाँ से बाहर भी भेजा जा सकता है, या उन चीज़ों को अगर किसी ट्रांसपोर्ट करना है, अंदर की ही किसी ऑर्गेनली में ट्रांसपोर्ट करना है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनली से के पास वो मटेरियल जाना चाहिए तो वो भी होता है, सेल के बाहर भी जा सकता है या लाइजोसोम के पास भी भेजा जा सकता है। अगर वो मटेरियल की ज़रूरत नहीं है तो वो लाइजोसोम से डाइजेस्ट कर लेगा, या स्टोर करने के लिए उसको हम वैक्यूल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है एंडोमेम्ब्रेन, इस तरह से फंक्शन करता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्जी बॉडी के बाद हम लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और वेसिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो लाइजोसोम की तरह ही हम होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क को रेटिकुलम भी बोलते हैं। किसका? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर का। अभी मैं तुम्हें 3 स्ट्रक्चर या शेप्स बताती हूँ। स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सिस्टर्ने, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं वेसिकल। ये स्ट्रक्चर मेनली याद रखना। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह का, सिस्टर्ने इस तरह का और वेसिकल इस तरह का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है, यानी कि ये इतना सा है, इसके साथ और जुड़ा होगा और जुड़ा होगा और आगे तक जुड़ा होगा, इस तरह से। 2 तरह के हमारे पास राइबोसोम आते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ER। एक होते हैं RER और एक होते हैं SER। अब RER का क्या मतलब है? R मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और S का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है जो न्यूक्लियस होता है उसके पास जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है उस पर अक्सर हमें राइबोसोम्स मिल जाते हैं। उसके ऊपर इस तरह से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ी रफ अपीयरेंस देता है। रफ अपीयरेंस ड्यू टू राइबोसोम्स। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए ये बड़ी रफ अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है नो राइबोसोम्स ऑन सरफेस। नो राइबोसोम्स ऑन सरफेस। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो रफ, अगर राइबोसोम्स ना हो वो एक स्मूथ सरफेस की तरह दिखाई देता है और उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। और डिफरेंस भी है, करवाती हूँ। जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने पीछे पढ़ा जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इनका फंक्शन होता है। अब ये प्रोटीन्स बना रहे हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो इनका नो फंक्शन इन प्रोटीन
फॉर्मेशन, इनका कोई रोल नहीं है प्रोटीन फॉर्मेशन में। RER एंड SER, राइबोसोम्स RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और ये नहीं होते। उसके बाद जो सेल्स एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जिन सेल्स का मेन फंक्शन ही प्रोटीन बनाना है, उन सेल्स में हमें जिन सेल्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना, उनके अंदर हाई नंबर ऑफ RER मिलेंगे और इनमें लो नंबर ऑफ SER इन सेल्स, ये लो नंबर में होंगे। और जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होंगे उनके अंदर RER भी हाई नंबर में हमें मिलेगा। अब SER अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते तो इनका काम क्या है? इनका काम है लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी बनाते हैं। स्टीरॉयडल हार्मोन्स, एनिमल्स में स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी बनाते हैं। और एनिमल्स में स्टीरॉयडल हार्मोन्स कौन से हैं? जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि एस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। और जो सेल्स, जिन सेल्स से ये प्रोड्यूस होते हैं, उन सेल्स के अंदर SER का नंबर बहुत हाई होता है। इन सेल्स में सेल्स हैव हाई SER इन नंबर। इन जो सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स में SER का नंबर बहुत हाई होता है। फंक्शन क्या होता है SER का? SER हमें और किस में मिलते हैं? हेपेटोसाइट्स में मिलते हैं। हेपेटोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल और हेपेटो मतलब लिवर के सेल्स में हमें SER बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनका जो लिवर है उसका मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन। और डिटॉक्सिफिकेशन कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ग्लाइकोजेनेसिस, शुगर का फॉर्मेशन कौन करवाता है? वो भी SER ही करवाता है। मसल सेल्स जो होते हैं, मसल सेल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर जो कैल्शियम है वो हाई अमाउंट में हमें मिलता है। और वो क्या है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये था कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, नेक्स्ट अगला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बताइए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 कंपार्टमेंट्स फॉर्म करता है, या साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक है साइटोप्लाज्मिक। क्योंकि ये इस तरह की फॉर्मेशन मान लो इसकी है, तो एक तो इसके अंदर भी जगह है और एक इसके बाहर की जगह। जो अंदर वाली जगह है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं और जो बाहर वाली है वो तो है ही साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने मेम्ब्रेन की वजह से 2 कंपार्टमेंट बना लेता है, एक अंदर का और एक बाहर का। अंदर वाले को ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलते हैं और इसको बाहर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ गोल्जी बॉडी। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 में सबसे पहले गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था। और ये भी कैसा था? एक रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर था, यानी कि एक नेटवर्क, एक जाल की तरह था ये भी।
अब जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें मेनली क्या है, सिस्टर्ने। अभी मैंने सिस्टर्ने स्ट्रक्चर आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर मेनली सिस्टर्ने की तरह होता है। एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर मेनली ट्यूबुलर फॉर्म की तरह होता है, गोल्जी बॉडी का मेनली सिस्टर्ने की फॉर्म में होता है। सिस्टर्ने और वेसिकल में भी हमको मिल जाते हैं। कंसेंट्रिक प्रेजेंट होते हैं, कंसेंट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये कंसेंट्रिक फॉर्म एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके बाहर हम इस तरह से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं और इसमें हम इसके बाहर हम बना लेंगे एक गोल्जी बॉडी। 3 बना लेंगे, बहुत है, 1 2 3, ओके। अब इसमें अगर हम देखें तो इस साइड को बोलते हैं, इस साइड, ये जो साइड है, एक हम अगर गोल्जी बॉडी लें तो ये साइड होती है कॉन्वेक्स साइड। ये है गोल्जी बॉडी कंप्लीट, ये है ER और ये है न्यूक्लियस। इस साइड को बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, और ये जो कॉन्वेक्स साइड है ये न्यूक्लियस की तरफ होती है। यहाँ लिखो टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये कॉन्वेक्स साइड। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और इसको क्या बोलते हैं, सिस फेस। ट्रांस और सिस के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे ही इस साइड को बोलते हैं सिस फेस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस या टुवर्ड्स न्यूक्लियस। उसके बाद जो ये साइड होती है, जो ये साइड है, ये वाली साइड है, ये किस तरफ है, ये बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है ये साइड, और इसको बोलते हैं कॉन्केव साइड। ये कॉन्केव साइड होती है और ये मैच्योरिंग फेस होता है। मैच्योरिंग फेस भी इसको बोलते हैं, या इसको ट्रांस फेस भी बोलते हैं। अगर ये सिस है तो ये ट्रांस फेस। ये है गोल्जी बॉडी का मेनली ओरिएंटेशन, कि इसका जो कॉन्वेक्स साइड है, इस साइड को कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं जो न्यूक्लियस की तरफ होती है, और ये मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस, कॉन्केव साइड जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, जिसने सेल मेम्ब्रेन को फेस किया है। अब जो इसके जो नंबर हैं ये वेरिएबल हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेल को कितना काम है इससे। इसकी अलग अलग शेप हो सकती है, जैसे ये फ्लैट शेप के, थोड़े फ्लैट से होते हैं, डिस्क टाइप होते हैं, डिस्क शेप के होते हैं, और इनका डिस्क शेप या सिस्टर्ने की तरह होते हैं, सिस्टर्ने डिस्क शेप में ही आते हैं। और इनका जो साइज़ है वो कितना हो जाता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। किसमें, डायामीटर याद रखना, इसमें ऑलमोस्ट डायामीटर, सभी ऑर्गेनेलीज का डायामीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ना कि पूछा क्या गया है, रेडियस पूछा गया है या डायामीटर पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स और फंजाई, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है छोटा सा, कि जो प्लांट्स और फंजाई होते हैं, प्लांट्स एंड फंजाई सेल्स जो होते हैं, उसमें जो ये गोल्जी बॉडी होते हैं, इनके जो सिस्टर्ने होते हैं, नॉट इन ग्रुप, ये इस तरह से ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते, इस तरह से ग्रुप में नहीं प्रेजेंट होते, ये अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं। नॉट इन ग्रुप, जब ये ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते तब इनको बोला जाता है प्लांट्स और फंजाई में डिक्टियोजोम्स या यूनिसिस्टर्नल या डिक्टियोजोम्स। जो वेसिकल्स हैं, हमारा ऐसे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स बाहर निकली, जिनके अंदर मटेरियल है, जिनके अंदर प्रोटीन हो सकता है, ये क्या है, वेसिकल्स। इनके अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जो पैकेजिंग के लिए जा रहा है, ये कहाँ फ्यूज़ होता है,
ये गोल्जी बॉडी के कॉन्वेक्स फेज पे जाके फ्यूज़ करता है, इसके अंदर फ्यूज़ करता है और मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। वहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है आगे की सिस्टरने को और फाइनली मैच्योर फेज में से एक वेसिकल निकलती है जिसके अंदर मॉडिफाइड प्रोटीन आ जाता है। मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई अब कर दिया, पूरे प्रोसेस में मॉडिफाई हो रहा था, मॉडिफाइड प्रोटीन या मॉडिफाइड कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, उसको ये बाहर निकाल देते हैं। अब जो गोल्जी बॉडी है ये किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करता है? मॉडिफाइज ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बताया था। जिन प्रोटीन्स के ऊपर शुगर होती है उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं, जिन लिपिड्स के ऊपर हमें शुगर मिलती है उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। फाइनल सॉर्टिंग यहाँ पर आ जाती है हमारी फाइनल पैकेजिंग ख़त्म हो जाती है ये हमारी, और इसको बाहर निकाल देते हैं, वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ओके, अब इसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो क्या है कि ये जो वेसिकल है अब ये इंट्रा सेलुलर भी एक्ट कर सकती है, इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनली पर भी जा सकती है, उसमें भी जा सकती है, आउटसाइड सेल भी जा सकती है, या ये लाइजोसोम के पास भी जा सकती है। सेल के बाहर अगर ज़रूरत है तो इसको सेल के बाहर भेजा जा सकता है, सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनेली को ज़रूरत है तो उसके पास भेजा जा सकता है, या अगर इसको डिस्ट्रॉय करना है इस मटेरियल को तो लाइजोसोम के पास भी भेजा जा सकता है, या डाइजेस्ट करना है मटेरियल को तब भी लाइजोसोम के पास भेजा जा सकता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि जो स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म का जो हेड होता है जिसमें एक्रोसोम फिल्ड होता है, वो एक्रोसोम क्या है? वो एक्रोसोम है गोल्जी बॉडी। उस गोल्जी बॉडी से एक्रोसोम डिराइव्ड होता है। गोल्जी बॉडी से ये एक्रोसोम डिराइव्ड होता है, स्पर्म हेड एक्रोसोम। और जो मिडल लैमेला है वो भी किससे बनती है? मिडल लैमेला भी गोल्जी बॉडी की ही बनी होती है, गोल्जी बॉडी ही मिडल लैमेला को बनाता है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम अपनी पहले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स ही बोलते हैं। इनमें चीज़ या डिस्ट्रॉय भी की जा सकती है या उन चीज़ों को डाइजेस्ट भी किया जा सकता है। लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन है कि ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में हमें मिल जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। एक ख़ास बात है कि जो प्लांट के जो लाइजोसोम है उनको ऑल्सो नोन एज, उनको एक और नाम से बुला सकते हैं, वो होता है सफेरोसोम, SPHAEROSOME, सफेरोसोम, सफेरोसोम्स की बोलते हैं। अब जो सेल्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन, जो सेल्स का मेन काम डाइजेशन का है, उनमें जो लाइजोसोम नंबर है, लाइजोसोम नंबर इज़ हाई, उनमें लाइजोसोम नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम ही डिस्ट्रॉय करना होता है, तो वो सेल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में हमें लाइजोसोम मिलते हैं, क्योंकि उनका काम है डाइजेस्ट करना, डिज़ोल्व करना, ख़त्म करना, एलिमिनेट करना किसी सब्सटेंस को इनगल्फ करके। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेनली किस स्ट्रक्चर के आते हैं? ये आते हैं वेसिकल स्ट्रक्चर के। वेसिकल हमने पढ़ा इस तरह से, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ऑब्वियसली। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तभी बना क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। अब इसको भी गोल्जी बॉडी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी, और ये सेल के अंदर ही रहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। जो इनके पास लाइजोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें से इसके अंदर हमें एंजाइम्स मिलते हैं। कौन से एंजाइम्स मिलते हैं इसके अंदर हमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, पानी की हेल्प से डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं।
कैसे कैसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोटीएजेस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेसेस होते हैं, और न्यूक्लिएजेस भी मिलते हैं। लाइपेजेस डाइजेस्ट करते हैं लिपिड्स को, नाम से पता चल रहा है, वैसे ही डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को। कार्बोहाइड्रेसेस डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, और न्यूक्लिएसेस डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड कौन से? न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, डीएनए, इनको डाइजेस्ट करने का काम करता है न्यूक्लिएसेस। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीएसेस, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं लाइपेजेस, लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब हम कंप्लीट इसके बाद जो ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स जो है ये मोस्टली कब एक्टिव होते हैं? मोस्टली एक्टिव एट एसिडिक पीएच पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे इनका पीएच एक्टिव, यहाँ यूजुअली इनका पीएच क्या होता है? एसिडिक ही होता है, उस पर ये सबसे ज़्यादा इनकी एक्टिविटी जो होती है वो देखी जा सकती है। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज वैक्यूल। आई थिंक इट्स वैक्यूल। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज वैक्यूल। स्ट्रक्चर कैसा होता है वैक्यूल का? एक तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। इसके अंदर मटेरियल हमें कौन सा मिलता है? कैसा मटेरियल मिलता है? एक तो हमें मिलता है सैप, वाटर, पानी मिल जाता है, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और भी हमें मटेरियल मिल सकते हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, एंजाइम्स मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। सैप, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनका रोल कैसा होता है? एक तो स्टोरेज का रोल होता है, किसी चीज़ को स्टोर करके रखना है। सिक्रीशन का रोल होता है, एक्सक्रीशन का रोल होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का रोल होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा आ गया या सेल के अंदर से पानी ज़्यादा चला गया तो वैक्यूल अपने अंदर से पानी सेल को दे देगा, इस तरह से। अब अलग अलग तरह के वैक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स वैक्यूल्स के होते हैं, जैसे सैप वैक्यूल, और कौन सा? फूड वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और गैस वैक्यूल भी होता है। ये सभी हमें यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और ये जो है ये हमें प्रोकैरियोट में मिलता है। और प्रोकैरियोट्स में एक ही है मोनेरा। उस मोनेरा में हम कौन है? बैक्टीरिया में हमें क्या मिलते हैं? गैस वैक्यूल मिलते हैं। जो सैप वैक्यूल है, सैप वैक्यूल हमें किस में मिल जाता है? प्लांट्स में मिल जाता है। जो फूड वैक्यूल हमें किस में मिल जाता है? प्रोटिस्ट में मिल जाता है। प्रोटिस्ट में हमें ये फूड वैक्यूल मिल जाता है। उसके अलावा जो अमीबा है, अमीबा में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो किस में है? ऑस्मो रेगुलेशन में है, प्लस एक्सक्रीशन में है। किस में है? एक्सक्रीशन में है। अगर एक की बात करें तो जो सैप वैक्यूल है वो हमें प्लांट्स में मिलता है, और 90% सेल का 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर जो वैक्यूल के अंदर जो है, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है, दैन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन जो है वो सैप वैक्यूल में हमें मिलती है। पानी की हो सकती है, आयंस की हो सकती है, या और भी मटेरियल्स की। जो मटेरियल है उसके अंदर ज़्यादा स्टोर होता है, इसलिए जो वैक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है दैन साइटोप्लाज्म। उसके बाद है फूड वैक्यूल यूजुअली हमें किस में मिलता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है।
अमीबा में मिलता है। अमीबा के बारे में हमने पढ़ा था। अमीबा इस तरह का होता है और बाहर इस तरह से सूडोपोडिया बनाता है और इस फूड को इंगल्फ कर लेता है। बाद में इस तरह से वो वैक्यूल की तरह फॉर्म हो जाता है। राइट, अमीबा के बारे में हमने पढ़ा। और अमीबा जो है किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है जो साइज़ चेंज कर सकता है, जो अपना साइज़ चेंज कर सकता है, वो वैक्यूल। अब जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वाटर एंटर करता है और जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव किया जा सकता है, वाटर एंटर करवाया जा सकता है और ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और ये हमें प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं, प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। जो गैस वैक्यूल की हमने बात की, गैस वैक्यूल की बात की, ये गैस वैक्यूल हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर स्टोर एयर स्टोर की जा सकती है, जिसकी वजह से इट प्रोवाइड्स बोइंसी प्रोवाइड करती है, यानी कि फ्लोट कर सकता है ये। इस वजह से बैक्टीरिया फ्लोट कर सकता है। कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? एक साइनो बैक्टीरिया हो सकता है, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हमें गैस वैक्यूल मिल जाते हैं। ये जो हमारे पास ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया और पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया आते हैं, इनका एक छोटा सा पॉइंट है कि ये फ़ोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। ये कह लो साइनो बैक्टीरिया भी फ़ोटोसिंथेसिस कर पाता है, ये फ़ोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। गैस वैक्यूल मेनली बोयेंसी में हेल्प करता है। तो अभी हमने पढ़ा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। एक फाइनल रिविजन, सेल वॉल जो होती है वो आउटर टू सेल मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, फंजाई और प्लांट्स में मिलता है। सेल वॉल कॉम्पोजिशन अगर हम पढ़ें तो मोनरा के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटिस्टा में फ्यू ऑर्गेनिजम्स में डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स मिलता है। फंजाई में काइटिन होता है। एल्गी में मेनली सेलुलोज होता है, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लांट्स में मेनली सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा यंग प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है और वो बनती है। प्राइमरी सेल वॉल इस प्रोसेस में डिमिनिश होती जाती है। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक होती, ग्रोथ शो करती है। मेरिस्टेमेटिक और पेरेन्काइमा सेल्स में हमें ये प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है और ये प्राइमरी सेल वॉल सेल फॉर्म्स दी प्राइमरी सेल वॉल। जो सेल है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल की अंदर वाली साइड होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ये हमें फाइबर्स, वेसल्स, ट्रैकीड्स और कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इनमें देखने को मिलती है। सेल्स जो केमिकल रिलीज़ करते हैं अपनी पहली या प्राइमरी सेल वॉल को बनाने के लिए, उसे इंटरसेप्शन बोलते हैं। और जो प्राइमरी सेल वॉल जब सेकेंडरी सेल वॉल को बना रही होती है उसे हम एक्रीशन बोलते हैं। सेल वॉल का काम है शेप, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स या इन्फेक्शन से, और ऑस्मोटिक लाइसिस से भी ये हमें हेल्प करती है। मिडल लैमेला भी हमें देखने को मिलती है जो दो सेल्स को साथ में रखती है। दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हमें मिडल लैमेला मिलती है। इस मिडल लैमेला और सेल वॉल के बीच में से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस मिलते हैं। ये जो मिडल लैमेला है ये कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। उसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आते हैं। ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम भी, इनके पास भी मेम्ब्रेन होता है लेकिन इनके फंक्शन लिंक्ड नहीं होते, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है। उससे मटेरियल पैक होकर वेसल्स में जाता है और ये वेसल्स गोल्जी बॉडी के जो कॉन्वेक्स साइड है इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। इस गोल्जी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की मॉडिफिकेशन होती है और वेसिकल्स में फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये वेसिकल या तो सेल के बाहर जा सकता है या सेल के अंदर किसी ऑर्गेनेली को ज़रूरत हो सकती है और इन्हें लाइसोसोम्स में भी भेजा जा सकता है फॉर डाइजेशन।
या वैक्यूल्स में भेजा जा सकता है फॉर स्टोरेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये ट्यूब्यूल शेप में होते हैं। दो टाइप के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके ऊपर हमें राइबोसोम मिलते हैं, जिसकी वजह से रफ अपीयरेंस आता है और इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ फिनिश देते हैं और इनका प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन नहीं होता। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नंबर है वो बहुत हाई होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उनमें नंबर लो होता है। लेकिन जिन सेल्स में लिपिड सिंथेसिस होती है उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई नंबर में मिलता है, या स्टीरॉयडल सेल्स जो होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये सेल्स जो इन हार्मोन्स को जो सेल्स बनाते हैं उनके अंदर SER का नंबर हाई होता है। हेपेटोसाइट जो लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन SER करवाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। मसल सेल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो कंपार्टमेंट बनाता है, एक ल्यूमिनल बनाता है और एक साइटोप्लाज्मिक बनाता है। ल्यूमिनल इसके अंदर का कंपार्टमेंट और इसके बाहर के कंपार्टमेंट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। गोल्जी बॉडी की बात करें तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था। रेटिकुलर स्ट्रक्चर है ये भी, सिस्टर्नी और वेसिकल की फॉर्म में हमें मिलता है, कंसेंट्रिक फॉर्म में हमें ये मिलता है। जो इसका ये जो साइड जो न्यूक्लियस की तरफ है वो कॉन्वेक्स फेस होती है, सिस फेस होती है, फॉर्मिंग फेस भी उसको बोलते हैं। और जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसको कॉन्केव साइड बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस बोलते हैं। ये फ्लैट डिस्क सिस्टर्नी की तरह इनकी शेप होती है और इनका साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। प्लांट और फंजाई सेल्स में जो गोल्जी बॉडी है वो ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होते और अकेले जो यूनिसिस्टर्नल है उनको बोलते हैं डिक्टियोजोम्स। न्यूक्लियस के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो मान लो प्रोटीन है तो प्रोटीन वेसिकल में इनक्लोज होकर फ्यूज़ करता है गोल्जी बॉडी के कॉन्वेक्स साइड में और उसकी मॉडिफिकेशन होकर मॉडिफाइड प्रोटीन बाहर निकलता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को मॉडिफाई करते हैं। फाइनल रिजल्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली सेल के बाहर भी जा सकता है और लाइसोसोम के पास भी जा सकता है। गोल्जी बॉडी एक्रोजोम की फॉर्मेशन करता है जो स्पर्म हेड में प्रेजेंट होते हैं और मिडल लैमेला की भी फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा जो लाइसोसोम है जो हमारी थर्ड ऑर्गेनेली है इसमें सुसाइडल बैग्स बोलते हैं और ये प्लांट और एनिमल साइटोप्लाज्म में दोनों में मिलते हैं। इसको प्लांट सेल्स में जब लाइसोसोम मिलते हैं तो इसको सेफेरोसोम भी बोलते हैं एंड दीज सेल्स आर इन्वॉल्वड इन डाइजेशन। लाइसोसोम नंबर इज़ हाई। जो सेल्स में डाइजेशन होती है उसमें लाइसोसोम नंबर हाई होता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस। वेसिकल टाइप शेप होती है इसकी, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मोस्टली एसिडिक पीएच में काम करते हैं। लाइपेजेस लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं और न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं जैसे RNA और DNA। लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनेली आती है वो है वैक्यूल, जिसका स्ट्रक्चर है कि वो एक सिंगल मेम्ब्रेन की तरह होता है। स्ट्रक्चर इसका सर्कुलर होता है और सिंगल मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं और इसके अंदर मटेरियल मिल जाता है हमें सैप, वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये स्टोर कर सकता है, सिक्रीट कर सकता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल और गैस वैक्यूल। जो सैप वैक्यूल होता है वो हमें प्लांट्स में मिलता है और ये वैक्यूल 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, हाई कंसंट्रेशन होता है देन साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ में आता है। कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल अपना साइज चेंज कर सकता है, एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन, प्रोटिस्टा। गैस वैक्यूल में बैक्टीरिया आते हैं, ये एयर स्टोर करते हैं, प्रोवाइड बोएंसी करते हैं जिसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।